जय हिंद साथियों। और बताइए, आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है ना? क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए अपने तैयारी को एक ऊंचे स्तर पर ले जाइए, जिससे जब आप एग्जाम में बैठें तो जो पेपर आए वो आपके मन मुताबिक आए और आपके पढ़े हुए सिलेबस से आए। तो इसी तैयारी के में आपके चार चांद लगाने के लिए मैं मनु वर्मा मैथ में लेकर आया हूँ नौकरी सीरीज, जिसमें आपको मैथ के बेजोड़ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आइए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बोला गया है यदि x बराबर 1+1+1/1+1/1+1/1+1/2। तो आपसे बोला है कि 2x+7/4 का मान क्या होगा। आपसे यही मान बताना है। तो पहले हम इसको बच्चों वाले मेथड से करते हैं, जो हमने बचपन में पढ़ा था और हमारे गुरुजी ने हमको पढ़ाया था। तो देखिए, पहले हम करेंगे 2 एक अन्नम 2, एक जोड़ेंगे 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2, और ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, अब बचेगा नीचे 3। फिर 3 एक अन्नम 3 में 2 जोड़ेंगे तो आज आपका आ जाएगा 5/3। यहाँ से 3 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ जाएगा। अब फिर 5 में 5 एक अन्नम 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 एक अन्नम 5 में 3 जोड़ेंगे 8, यहाँ से 8/5, और ये 5 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से बटे में 8, 8 एक अन्नम 8 में 5 जोड़ेंगे 13/8। तो यहाँ से आपका जो मान आया वो आ गया 13/8। तो हम इसमें रख देंगे यहीं पर 2 इंटू 13/8 प्लस 7/4, 2×4 8। अगर किसी भी भिन्न का हर समान है तो जो भिन्न के अंश होते हैं वे जुड़ जाते हैं, इसलिए 13×7=20/4, और यहाँ से आपका आ गया 5, जो कि आपका एकदम सही उत्तर है। ये तो अब हमारे बचपन वाला मेथड हो गया। अब यहीं पर हम मेथड नंबर 2 देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 2 देखिए करने का। इसको पहले तो देखिए, यहाँ पर जो संख्याएं दी गई वे सभी एक ही संख्याएं हैं, समान संख्याएं। इसलिए हमारा जब समान संख्याएं दी गई हैं तो इस तरह के मेथड हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 बार प्लस है और उनके सामने 4 बार 1 1 है, तो हम 4 बार 1 1 लिख लेते हैं। 1 2 3 4। अब सबसे नीचे आइए, हर में क्या है 2, और सबसे बाईं तरफ इसी 1 के 2 लिखेंगे। अब देखिए इसमें प्लस किया गया, जोड़ा गया, तो यहीं से जोड़िए। 2 में 1 जोड़ेंगे 3। अब ये जो 3 आया इसको पिछली संख्या में जोड़ दीजिए। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। अब इसको पिछले में जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13। यहाँ से आपका x का मान जो आ जाता 13/8 आता, और ये मान आप इसमें रखे थे तो आपका उत्तर 5 आ जाता, जो कि हमारा ऑप्शन सी एकदम सही था। अब आज का दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन बोला है 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतनों का अनुपात 3:5 था। 1 वर्ष पहले मतलब लास्ट ईयर हमने मान लिया। गोपाल और लक्ष्मण, लक्ष्मण और गोपाल, लक्ष्मण और गोपाल के जो वेतनों का अनुपात था वो 3:5 दिया गया है, 3:5। जबकि 1 वर्ष बाद या उनके वेतनों का जो अनुपात है पिछले वर्ष और करंट ईयर का, वो लक्ष्मण के दिया गया है 2:3 और गोपाल के दिया गया है 4:5। ठीक है, अब ये लास्ट ईयर का दिया गया है और एक करंट ईयर का दिया गया है। ये लास्ट का दिया गया है और एक करंट का है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो लास्ट ईयर है वो 3:5 है और यहाँ पर 2:4 है। तो हम इसको ऐसी संख्या बना लेते हैं जो इससे 2 और 4 से आसानी से उसमें भाग हो जाए। बनाने के लिए हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे इसमें जो जिससे 2 और 4 से वो संख्या पूरी तरह से कट जाए। अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दें तो ये जो संख्या है, जब इसमें 4 से गुणा करें 2 और 4 से पूरी तरह कट जाएगी। तो जो लास्ट ईयर का आ जाएगा जब 4 से गुणा करेंगे इसमें तो 12, और गोपाल का आ जाएगा 20। अब यहाँ से देखिए लास्ट ईयर की वैल्यू 12, 2 गुणे 6, तो इसका जो हो जाएगा करंट का वो 3 गुणे 6 हो जाएगा, 3 गुणे 6, तो यहाँ से 18 आ गया इसका करंट, 18। इसको हमने x मान लिया। अब इसका लास्ट ईयर का 20 था तो गुणा 5, अब इसमें गुणे 5 करेंगे तो यहाँ से 25c आ जाएगा, 25c x माना। अब बोला है उनके वर्तमान वेतनों का योग 4300 है। जो वर्तमान वेतन है 18x प्लस 25x, इसका योग 4300,
25x प्लस 18x का योग 4300 है। तो लक्ष्मण के प्रेजेंट जो वर्तमान में आई है उसका मान बताना है। तो वर्तमान में कितना निकल के आया 18, तो गुणा 18 कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से जो मान आपका आ जाएगा, लक्ष्मण का प्रेजेंट आ जाएगा, वो 1800 आ जाएगा, जो कि विकल्प सी आपका एकदम सही होगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखना चाहें ऑप्शन, तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे चारों ऑप्शन भिन्न भिन्न है। यहाँ से जो लक्ष्मण की वर्तमान आयु आई अनुपात आया वो 18, तो उसका जो आय निकल के आएगा आय वो 18 का मल्टीपल होगा, और 18 का मल्टीपल सिर्फ हमारा एक ही है, विकल्प सी, और एकदम हमारा सही उत्तर है। एक क्वेश्चन बोला है, मनो नरेश गणेश एक साझेदारी शुरू करते हैं। मनो पूरी पूंजी का 1/3 योगदान करता है। मनो नरेश गणेश एक साझेदारी शुरू करते हैं, और जो मनो है वो पूरी पूंजी का 1/3 करता है। मनो 1/3 करता है, मतलब टोटल जो पूंजी आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, और इसमें मनो का हिस्सा 1 आ जाएगा। फिर बोला है, जबकि नरेश उतना ही योगदान करता है जितना मनो और गणेश करते हैं। जो नरेश पूंजी में पैसा अपना लगाता है वो गणेश और मनो के योग के बराबर लगाता है। टोटल कितना था, 3 था। तो 3 को जब आधा करेंगे तो आधा ये लगा रहे हैं, आधा ये दोनों मिल के लगा रहे हैं। तो 3 को आधा करेंगे तो नरेश लगाता है 1.5, और मनो 1 लगाता है। तो 1.5 लगाने के लिए गणेश कितना लगाएगा, 0.5, एक गणेश लगाता है। अब साझेदारी का एक सूत्र होता है, उसको आप देखिए, जो प्रॉफिट निकल के आता है हमेशा प्रॉफिट वो बराबर होता है टाइम इनटू कैपिटल के। प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो टाइम इनटू कैपिटल के बराबर होता है। अगर टाइम सेम दिया गया है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम नियत है, कांस्टेंट है टाइम, तो यहां से डायरेक्ट जो प्रॉफिट होगा वो हमारे कैपिटल के बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा कैपिटल के प्रॉफिट। तो अब बोला है, वर्ष के अंत में उन्हें 99,000 का लाभ प्राप्त होता है। जो लाभ होगा वो डायरेक्ट कैपिटल के बराबर हो जाएगा। और तब देखिए यहाँ पर कैपिटल टोटल 3 था, और जो 3 की वैल्यू दी गई है उन्हें 3, हमने इसको x माना, वो 99,000 दी गई है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 33,000। तो आपसे बोला है इसमें गणेश को कितना लाभ प्राप्त होगा, या गणेश को कितनी राशि प्राप्त होगी। गणेश कितना लगा रहा है, 1.5, आधा 0.5 लगा रहा है, और जो 0.5 है यही प्रॉफिट के बराबर आया। तो यहाँ पर गुणे 0.5 कर देंगे, तो यह जो आ जाएगा 16,500 रुपये गणेश को प्राप्त होगा, जो कि विकल्प सी आपका एकदम सही है। अगर आप बाई ऑप्शन इसको जाना चाहते थे, तो देखते उसमें जो 99,000 लाभ दिए गए 11 से विभाजित हो रहा है। तो जो ऑप्शन 11 से विभाजित होंगे या 3 से विभाजित होंगे वही आपका उत्तर होता। तो इसमें ऑप्शन सी ही 3 से या 11 से विभाजित हो रहा था, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 आता है। तो पहले एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला है। अंतिम भाजक 17 दिया है, ठीक है। तो हम पहले इस तरीके से देखिए, अंतिम भाजक 17 और भागफल कितना आ रहा है, अंतिम वाला 2, तो 17 गुणे 2, शेषफल 0 आ जाता। तो यहाँ से आपका भाज्य 34 आ जाता। भाज्य जो आपका आता है यहाँ से 34 होता है। अब ये भाज्य जो है उसके ऊपर वाले संख्या का भाजक हो जाएगा 34, और भागफल दिया है 11 और शेषफल 17 इसमें काम करता। तो आपका आ जाता 11 चौक 44, हासिल 4, 11 3 33, 4 37, 17 जोड़ते 7 4 11, 7 1 8 391। यहाँ से आपका भाज्य 391 आता। अब 391 जो पहले वाले का वो भाजक का काम करता, गुणे भागफल 1 दिया था और उसमें शेषफल 34 जोड़ देते। तो यहाँ से आपका आ जाता 4 1 5, 9 3 12, 3 1 4। तो आपसे इन्हीं दो संख्याओं का योग पूछा था कितना होगा, तो इनकी जो दो संख्याओं का योग निकल के आता, जब आप जोड़ते तो जो निकल के आता वो आता 5 1 6, 9 2 11, 4 3 7 1 8 1 16। तो इन दो संख्याओं का योग 816 निकल के आता। आपको यह फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जमा शेषफल। अंतिम भाजक 17 है और अंतिम भागफल 2, तो भाजक गुणे भागफल जमा शेषफल 0 आया होता तभी भाजक 2 दिया था,
भागफल तो दिया था, इसलिए 34 आपका भाज्य हो गया। फिर जब उसके ऊपर स्तर पे आएंगे 34 आपका भाजक का काम करेगा, और जो भागफल दिया गया है वो 11 दिया गया, और जो 17 यहाँ पर था वो आपका शेष फल, इसको जोड़ेंगे 391। अब 391 जो है वो आपके भाजक का काम करेगा, और भागफल 1 दिया गया था गुणे 1, और ये 34 आपके शेष फल, इसको जोड़ देते 425, और इन दो संख्याओं का योग पूछा था, और योग आपका आता 816। ये तो मेथड नंबर 1 आपका था, मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 देखते हैं कैसे करते। तो देखिए, ठीक है, अंतिम भाजक 17 है, और अंतिम भागफल जो दिया है, भागफल कितना आ रहा है 1 11 2, तो भाजक गुणे भागफल 17 दूनी 34, यहाँ 34, 34 से 34 नीचे आया होगा, इसलिए शेषफल 0 हो गया। अब ये जो 34 है यहाँ पर भाजक का काम करेगा 34, और जब 34 गुणे आप 11 करेंगे, तो जब 34 गुणे 11 करेंगे, 11 चौक 44, 11 3 33 4 37, 374। 374 में से कुछ संख्या यहाँ पर रही होगी जिसमें जब आप 374 घटाए होंगे तो 17 आया होगा, इसलिए इसमें 17 आप जोड़ देंगे, 7 4 11, 7 1 8 1 9, 391 आ गया। अब 391 आपका भाजक का काम करेगा, 391 गुणे 1 करेंगे 391 आया, और यहाँ पर जो संख्या बची इसमें जोड़ दीजिए, तो 5 9 3 12, 425 आ गया। बस आपको इन्हीं दो संख्याओं का योग बोला था, और इन दो संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो आपका योगफल आएगा 816, जो कि विकल्प सी हमारा एकदम सही है, 816। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसके कहने का तात्पर्य है कि आप अपने आप को इतना तपा दीजिए पढ़ाई में कि जब एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन पेपर आपसे बोले भाई मैं तो तुम्हें ये क्वेश्चन आ रहा हूँ, मुझे जल्दी से कर डालो और अपनी एक सीट पक्का कर लो। फिर अगला क्वेश्चन आज का हमारा दिया गया है, किसी नाव द्वारा धारा ए एवं धारा बी में अनुप्रवाह में समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्रमशः 8:7 है। एक नाव है हमने मान लिया, धारा ए और धारा बी में जो समय का रेशियो है वो 8:7 है अनुप्रवाह में, और बोट की जो आपको स्पीड दी गई है, बोट की स्पीड वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। फिर बोला गया है शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, एवं धारा ए की चाल धारा बी की चाल का आधा है। धारा ए की चाल, यहां से धारा स्पीड हमने मान ली ए की स्पीड धारा बी की स्पीड का आधा है। अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा थी बी की, तो ए का आधा हो जाएगा x/2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और सेम डिस्टेंस तय कर रहे हैं, जब डिस्टेंस सेम होता है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड 1 इंटू टाइम 1 बराबर हो जाएगा स्पीड 2 इंटू टाइम 2 के। बस हमको इसी फार्मूला पे रख देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। इसमें बोला क्या है, अनुप्रवाह में समान दूरी, जब नाव धारा की दिशा में चल रही हो तो रिलेटेड स्पीड जो होता है दोनों का जुड़ जाता है। तो यहाँ पर नाव धारा की दिशा में चल रही तो रिलेटेड स्पीड हम जोड़ देंगे। अब ए वाले में देखेंगे आप समय 8 लग रहा है, समय 8, और इस जो स्पीड दी गई है 12 + x/2, ए बराबर हो जाएगी समय 7 के इंटू x + 12। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे 12 × 8 = 96 + 4x, 7x + 12 × 7 = 84, x की वैल्यू जो 4 आएगी। और आपसे धारा बी की स्पीड पूछी थी कितनी होगी, धारा बी की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि आपका विकल्प डी एकदम सही है। आज का अगला क्वेश्चन हमारा है, अभी तक आपने क्वेश्चनों की वैरायटी देख ली होगी, कितने अच्छे और दमदार क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए बी सी 3 अंकों की संख्या है जिसमें ए सैकड़ा के स्थान पर है, बी दहाई के स्थान पर है और सी इकाई के स्थान पर है। तो हम जानते हैं किसी संख्या को लिखने के लिए इकाई दाएं साइड से चालू होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, और इसी तरह हजार, और इसी तरह आपका बढ़ता रहता है। ठीक, अब बोला है जो सैकड़े के स्थान पर है ए, दाएं के स्थान पर बी और इकाई के स्थान पर सी, इसी संख्या को पुनः ए बी सी के फॉर्म में लिखा जाता है। और जब ये फॉर्म में लिखा गया इस संख्या, तो एक संख्या ए बी सी हो गई। और बोला है इस संख्या को 7, 11 और 13 के महत्तम समापवर्तक से विभाजित किया जाता है। 7, 11 और 13, 7 किससे, 7, 11 और 13 का एलसीएम
से विभाजित किया जाता है, जो कि आपका आता है 1001। ठीक है, अब हमने देखिए ए बी सी को जब आप 1001 से भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगी, तो जो संख्या प्राप्त हो जाएगी आपको वो प्राप्त होगी ए बी सी। आप बोलेंगे कि कैसे ये संख्या ए बी सी प्राप्त हुई, तो आप अपनी तरफ से ए बी सी का कुछ मान रख सकते हैं। हमने रख लिया 1 2 3, ए बी सी का मान 1 2 3 हो जाएगा भागे 1001। यहाँ से जब आप भाग देंगे इसमें तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3, और 1 2 3 का मान हमने माना है ए बी सी। तो आपको क्या संख्या प्राप्त हुई, ए बी सी, और विकल्प जो ए है आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.010 भागे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, 0.010 भागे प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद प्लस 0.008 भागे 0.08 माइनस 0.05 भागे 0.5 0.5, और ये बराबर दिया गया 0.1 के। तो आपसे बोला है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ से 0.3 अंकों के बाद है तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे इसमें हम 1000 से गुणा 1000 से भाग तक कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 10/1000 भागे x। तो यहाँ से हमने इसका मान x मान लिया तो 1000 x आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर 0.3 अंक के बाद है, भाग में 0.2 अंक के बाद दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8/80 माइनस, इसमें भी 0.2 अंक के बाद है तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लीजिए, दशमलव हट जाएगा 5/50 बराबर 1/10। यहाँ से 1 0 कट गया, इसलिए आ गया 1/100x, 1/10 1/10 कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, और इस बराबर हो जाएगा 1/10, 10 यहाँ से 10 गया, x का मान जो आ गया वो आ गया 0.1 x का मान आ गया, और जो कि विकल्प डी आपका एकदम सही है। आज का सबसे दमदार क्वेश्चन देखते हैं, और आप अपने साथ पढ़ने वाले किसी भी बच्चों को एक क्वेश्चन दे दीजिएगा। बहुत कम ही बच्चे होंगे जो एक क्वेश्चन हल कर पाएंगे, क्योंकि हल वही कर पाएंगे जिन्होंने बहुत डीप में पढ़ा है नंबर सिस्टम को। और आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिए कि क्वेश्चन हमको आता था, यस लिख के जरूर भेजिएगा। तो चलिए बोला क्या है, हाउ मेनी नेचुरल्स नंबर विल बी लेस देन 500 विच हैव एग्जैक्टली 15 फैक्टर्स। बोला है 500 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी जिनके यथार्थता 15 गुणनखंड है। 500 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने का फार्मूला, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने का फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो निकालने का फार्मूला होता है, पहले तो आप दी गई संख्या को प्राइम फैक्टर कर लीजिए, अभाज्य संख्या बना लीजिए, दी गई जो संख्या है उनके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। हमने माना कि जो उनके अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो क्या क्या आते हैं आपके, वो आ गया a1 इसकी घात x गुणे a2 इसकी घात y गुणे a3 इसकी घात z, और गुणे इसी तरह ये आपका चला जा रहा है। अब जो टोटल गुणनखंडों की संख्या निकाला जाता है वो आता है, आपकी जो घात है इसमें इस घात में एक जोड़ दीजिए इंटू, फिर इस घात में एक जोड़ दीजिए, इस घात में एक जोड़ दीजिए, और इसी तरह आप जोड़ते चले जाइए तो आपको टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालने का फार्मूला मिल जाता है। अब हमसे बोला गया 500 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी जिनके यथार्थता 15 गुणनखंड होंगे। 15 गुणनखंड का मतलब क्या होता है, 15 गुणनखंड आखिर आते कैसे हैं। देखिए 15 गुणनखंड, इसको आप 5 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं, मतलब a1 की घात जो होगी वो होगी 4, 1 कम 5 से 1 कम 4, और a2 का जो घात होगा वो 3 से 1 कम 2। तो जो आपके किसी संख्या की घात 4 और गुणे किसी संख्या की घात 2 को संतुष्ट करेंगे, वही आपके 500 से कम प्राकृतिक संख्याएं होंगी जिनके टोटल 15 गुणनखंड आएंगे। अब हमने ले लिया संख्या, मान लीजिए संख्या माना हमने, जो संख्या थी नंबर थे, जो नंबर आपके ले लिए गए नंबर मान लीजिए हमने ले लिया प्राइम फैक्टर 2 3 5 7 7 7। अब इसके आगे आप कुछ भी करेंगे तो आपकी जो घात 9, अब इसके आगे आप जो कुछ भी करेंगे तो आपका संख्या जो होगी 500 से ज़्यादा हो जाएगी, वो तो 9 से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपसे पूछे कितनी संख्या है, देखिए हम इसी में रखते हैं अपना, पहले तो 2 की घात 4 करते हैं गुणे, और a2 3 की घात 2 करते हैं, यहाँ से 2 की घात 4 16, 3 की घात 2 9, 16 9 144,
इसके टोटल 15 गुणनखंड होंगे। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 3 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 5 गुणे 3 15, इसके टोटल 15 गुणनखंड हो गए। अब दूसरी संख्या हम क्या ले सकते हैं? दूसरी जो ले सकते हैं हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं 25 इंटू 2 की घात 4, 5 25 16, 16 25 80, हासिल 8, 16 दूनी 32 8 400। इसके भी टोटल 15 गुणनखंड होंगे। 400 के भी टोटल जो गुणनखंडों की संख्या होगी 15 होगी। और हम कुछ ले सकते हैं, अगर हम 3 की घात 4 लें गुणे 2 की घात 2 लें, 3 त्रिक 81, 3 की घात 4, 2 की घात 2 का मतलब 4, ये 4 8 चौक 32 324। अब यहाँ पर सिर्फ 3 ही संख्याएं ऐसी हैं जो 500 से कम है और जिनके टोटल गुणनखंड 15 आएंगे, वो होंगी आपकी 2 3 और 5। यही है 144, 400 और 324 ही संख्याएं ऐसी हैं जिनके टोटल 15 गुणनखंड होंगे। और तो पूछा कितने नंबर टोटल हैं, तो ये देखिए इनका जो काउंट करेंगे ये 3 नंबर टोटल हैं, तो आपके टोटल 3 नंबर होंगे जिनके टोटल 15 गुणनखंड यथार्थता होंगे। और ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। मंजिल को पाना है कुछ खास कर जाएंगे, दरिए को हम इस तरह पार कर जाएंगे। ए नौकरी तू कितनी दूर जाएगी तू जा सही, इस बार तुझे हम अपने घर लाएंगे, अपने घर लाएंगे। पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हो गई। पेट्रोल की कीमत जो थी 5% बढ़ गई। 5% बढ़ने का मतलब होता है 1/20। अगर पहले कीमत 20 थी तो अब 21 हो गई, अब 21 हो गई। और उसके आगे बोला है बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपये प्रति लीटर थी। ठीक है, एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। एक आदमी हो हर महीने 3045 किलोमीटर का यात्रा करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। यहाँ से वो कितने लीटर तेल का खपत करेगा? 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 203 लीटर तेल का वो खपत करेगा इतनी दूरी तय करने के लिए। ठीक है, अब बोला है बढ़ोतरी से पहले, कीमत बढ़ने से पहले 82 रुपये प्रति लीटर थी पेट्रोल कीमत। अब यहाँ से 203 लीटर वो यूज करता है तो अब 82, और बढ़ोतरी से पहले कितनी थी? 20। अब बढ़ा कितना है? बोला टोटल बढ़ेंगे कितना खर्च उसका, तो 1 बढ़ गया। अब यहाँ से लगभग में आपका आ जाएगा 832, और यही आपका एकदम सही उत्तर होगा 832, जो कि विकल्प बी आपका एकदम सही है। बोला है पेट्रोल की कीमत 5% बढ़ गई। 5% बढ़ने का मतलब 1/20, 20 से 21 हो गई। अगर पहले कीमत 20 थी अब 21 हो गई। एक कार है वो हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करती है और वह 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। तो यहाँ से वो कितने लीटर खपत कर रही है कार? 3045 में 15 से भाग देंगे 203 लीटर का खपत कर रही है। अब बढ़ने से पहले जो कीमत थी 82 थी, तो यहाँ से 20 की वैल्यू 82, तो 1 की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो 20 की वैल्यू थी वो 82, 1 की वैल्यू 82/20 हो जाएगा। ठीक, 1 की वैल्यू 82/20, और प्रति लीटर कितना तेल खपत कर रहा है? 203 गुणे 203, और बढ़ा कितना इसमें खर्च? अब देखेंगे 1 का, तो गुणे 1/20 था। तो यहाँ से जो आपका उत्तर आ जाएगा 832, क्योंकि आपके लगभग में पूछा है, और बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा 832। अगला क्वेश्चन बोला है ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली 12 डेज 24 डेज एंड 8 डेज रेस्पेक्टिवली। ABC एक काम को ए करता है 12 दिन, बी करता है 24 दिन, और सी करता है 8 दिन। ठीक है, अब यहाँ से टोटल वर्क आप निकालेंगे। टोटल वर्क निकलता है इन तीनों का एलसीएम जो होगा 24, यही टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ से जो एक इफिशिएंसी आई, 12 में 24 से भाग देंगे तो 2, और ये एक इफिशिएंसी आ गई कार्य क्षमता। उसी तरह 24 में 24 से भाग देंगे तो एक बी की इफिशिएंसी आ गई, और 24 में 8 से भाग देंगे तो सी की इफिशिएंसी आ गई। आपकी तीनों की कार्य क्षमता आ गई 2 1 3। अब आगे बोला है अगर वे 1 से दिनों तक एक साथ काम करते हैं, मतलब ABC ने 1 से दिनों तक एक साथ काम किया, तो ABC कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 2 3 2 5 1 6 1 से दिनों तक किया। उसके बाद ए और बी ने काम छोड़ दिया, अब शेष कार्य सी करता है x + 4 दिनों में। सी की कार्य क्षमता 3 है और शेष कार्य x + 4 दिनों में कर दिया। अब यहाँ से जो टोटल वर्क का 24 बराबर आ जाएगा 6x + 3x + 12। यहाँ से 9x बराबर आपका आ जाएगा 12, और x का मान आ जाएगा 3 × 4 = 12, 4/3।
और यही यक्स का मान आपसे पूछा था, तो बताइए यक्स का मान क्या होगा। यक्स का मान हो जाएगा 4/3, जो कि हमारा विकल्प डी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर 400 रुपये प्रति स्पीकर की कीमत पर 150 पोर्टेबल स्पीकर मंगवाता है, ठीक है। उसके बाद मालिक उनकी कीमत इस तरह से तय करता है कि वो अगर सिर्फ 120 स्पीकर बेचे तो उसे कुल निवेश पर 40% का मुनाफा हो। हालांकि एक स्थानीय आयोजन में 135 स्पीकर बिक जाते हैं और बचे हुए स्पीकर का कोई पुनः विक्रय मूल्य नहीं है, वह 135 स्पीकर बेचता है और जो बचे हैं उनको कोई नहीं बेचता। तो कुल निवेश पर स्टोर के वास्तविक लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। इसको हम आसानी से कर सकते हैं। एक तो होता है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए, आपको दिया क्या है, 120 स्पीकर बेचने पर 40% का मुनाफा हो गया। यहाँ से 120 जब स्पीकर बेचा तो उसको 40% का मुनाफा, 100 पे 40 तो 140 हो गया। अब बोला अगर 135 स्पीकर बेचे तो उसे कितने परसेंट का मुनाफा होगा, तो यहाँ से काट लीजिए 15 × 120, 15 9 135। यहाँ से जो आपका आ जाएगा 140 × 9/8। 140 में 8 से भाग देंगे × 9, तो लगभग जो आपका आ जाए, जो मान आ जाएगा 157.5। 100 पे जो 100 से कितना बढ़ रहा है आपका 157.5, तो लाभ कितना हो गया यहाँ पर 57.5। यही आपका लाभ हो गया, क्योंकि 140 जो था 100 पे 40% का लाभ, उसी पे 100 पे 57.5% का लाभ, तो 157.5 हो गया। तो यहाँ से आपका जो लाभ आया 57.5। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट देखिए, 120 को बेचता तो 40% का लाभ, 100 पे 40 140, 135 को बेचा कितने परसेंट का लाभ होगा। 15 × 120, 15 9 135। यहाँ से एक की वैल्यू 140/8, तो 9 की वैल्यू × 9, यहाँ से 157.5 आ गया। तो आपको लाभ पूछा था 100 पे 157.5 का लाभ हो रहा है, तो वहाँ लाभ जो आपका आ जाएगा 57.5 होगा, जो कि विकल्प डी आपका एकदम सही है। आज का अगला क्वेश्चन हमारा, 3 व्यक्तियों ए बी सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है। तो एवरेज निकालने का जो फार्मूला होता है, एवरेज दी गई संख्याओं का सम कर लीजिए, टोटल सम ऑफ द टोटल नंबर बटे नंबर ऑफ द टोटल नंबर। सभी दी गई संख्याओं का सम कर लीजिए और बटे में नंबर ऑफ द टोटल नंबर, दी गई संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे तो आपका एवरेज निकल के आ जाता है। बोला है ए बी सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है, तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन 60, तो गुणे 3 कर देंगे। एवरेज में टोटल संख्या 3 आई थी, 3 यहाँ से 180 आ गया ए बी सी का। जब डी इस समूह में शामिल होता है तो औसत वजन 65 किलोग्राम हो जाता है। अब डी भी हो गया, तो ए बी सी प्लस डी, तो औसत वजन 65 × 4, टोटल 4 लोग थे तो × 4, 5 चौक 20, हासिल 2, 6 चौक 24, 2 26। तो यहाँ से जो आपका डी का वजन आ गया, जब इसमें से आप इसको घटाएंगे तो डी का वजन आपका आ गया 80। और बोला है ई का वजन डी के वजन से 3 किलोग्राम कम है, तो ई का वजन जो आपका आ जाएगा 77 ई का वजन आ गया। फिर ए की जगह पर इस जो कि डी, तो बी सी डी और ई का औसत वजन 67 किलोग्राम है। अब बी सी प्लस डी प्लस ई का वजन 67 किलोग्राम × 4, क्योंकि 4 व्यक्ति थे। यहाँ से 7 चौक 28, हासिल 2, 6 चौक 24, 2 26, 268 आ जाएगा। अब बी प्लस सी और डी प्लस ई का जब आप जोड़ेंगे तो 80 प्लस 77 बराबर 268। यहाँ से बी प्लस सी का जो आ जाएगा आपका 268 - 7, 8 7 15, यहाँ से 111 बी प्लस सी का। तो आपसे ए का वजन पूछा कितना होगा, और जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 180, तो बी और सी का मान 111, जब इसमें से आप घटा देंगे तो आपका ए का वजन निकल के आएगा 69 किलोग्राम, जो कि आपका विकल्प एकदम सही है। यही आपका ए का वजन हो जाएगा 69 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन बोला गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 24, 17 और 9 सेंटीमीटर है। साइड्स कितनी दी गई हैं आपका 24, 17 और 9। यहाँ पर तीनों साइड अलग अलग हैं,
तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला था, अगर उनकी साइड अलग है तो वो होता है क्षेत्रफल बराबर एस एस माइनस एस साइड ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। और जो यस आपका है ये सेमी पेरीमीटर है, मतलब अर्ध परिमाप यस। अब देखिए हम इसको करेंगे कैसे। पहले तो परिमाप आप निकालेंगे, जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा 24 17 41 9 50। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर परिमाप का आधा हो जाता है 2 25। अब क्षेत्रफल आपसे बोला था, क्षेत्रफल रूट में या सेमी पेरीमीटर 25, और 25 में से जब साइड आप 24 घटाएंगे ए वाली साइड, तो यहाँ से गुणे 1 हो जाएगा आपका, एक गुणे 1 गुणे 25 में से जब बी घटाएंगे 17, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8, और यहाँ से जब 25 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 16। अब आएगा 5, 25 का वर्गमूल 5 बाहर आ जाएगा, 16 का 4 और इसका 2 रूट 2। यहाँ से 5 चौक 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, और जो आपका क्षेत्रफल आएगा 40 रूट 2, जो कि विकल्प ए आपका एकदम सही है, और 40 रूट 2 ही आपका उत्तर हो जाएगा। अब बोला है यदि ए बी सी और 3 धनराशियाँ इस प्रकार हैं कि बी ए पर साधारण ब्याज है तथा सी बी पर साधारण ब्याज है, सभी एक ही समय के लिए और एक ही ब्याज दर पर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। एक ही समय, समय टाइम और रेट सेम है भैया, सेम है टाइम और रेट। तो आप देखिए जो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय परसेंटेज। अब आपसे टाइम और रेट एकदम समान है, तो जो साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो प्रिंसिपल के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब साधारण ब्याज डायरेक्ट प्रिंसिपल के बराबर आ जाएगा, क्योंकि रेट और टाइम सेम है। अब इसी पे हम रख देंगे, हमारा बोला है बी जो है ए पर साधारण ब्याज है, बी ए पर साधारण ब्याज है। यहाँ से जो प्रिंसिपल ए है आपका उस पर साधारण ब्याज बी है, ठीक है। बी जो है ए पर साधारण ब्याज है, मतलब राशि ए पर बी साधारण ब्याज है, मतलब बी बराबर है। फिर दूसरा बोला है सी जो है बी पर साधारण ब्याज, जो सी है वो बी पर साधारण ब्याज है, बी प्रिंसिपल तो सी उस पर साधारण ब्याज हो गया। अब नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सत्य होगा। अगर हम इसको इस तरह से गुणा कर दे तो जो आपका आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, जो कि आपके ऑप्शन में है, और ए आपका ऑप्शन एकदम सही होगा, बी वाला, बी स्क्वायर बराबर ए सी। आप यहाँ पर देखिए जो टाइम और रेट दिया गया था वो सेम दिए गए थे, और साधारण ब्याज बराबर आप जानते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। जब टाइम और रेट सेम है तो जो साधारण ब्याज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल के, तो यहाँ से बी जो है ए पर साधारण ब्याज, ए राशि पर बी साधारण ब्याज, और सी जो है बी पर साधारण ब्याज, तो बी का गुणा बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, और ए गुणा सी करेंगे तो ए सी। यही आपका एकदम सही उत्तर आ जाएगा, जो कि विकल्प बी आपका एकदम सही है। अब बोला है एक टीवी सेट 19,650 रुपये नगद या 3100 नगद अग्रिम भुगतान और 3 बराबर वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। कितना पहले 19,650, लेकिन उसे अग्रिम भुगतान कितना कर दिया 3100। अब यहाँ से कितनी राशि बची 5 5 6 16,500, यहाँ से इसका प्रिंसिपल बचा। अब रेट कितनी दी गई है 10%, 10% का मान होता है 1/10। तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो पहले साल 10 पे 1 ज़्यादा 11, तो दूसरे साल इन दोनों का स्क्वायर आप कर देंगे 10 से 100 और 121 हो जाएगा। तीसरे साल इसका क्यूब कर दें आप, इसी तरह जब आपको किस्त निकालनी हो तो ये 1331, और जो ये लास्ट में आई यही आपकी किस्त है 1331। तो इस किस्त को हमें तीनों में बराबर करना होगा, क्योंकि जो किस्त लगी हो तीनों में बराबर होगी, तो तीनों में बराबर करने के लिए इसमें 11 से गुणा, इसमें 121 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 121 से गुणा, यहाँ पर 11 से गुणा, तो यहाँ से आ जाएगा जो आपका प्रिंसिपल 1210, 1100 और 1000, टोटल प्रिंसिपल 133। और यहाँ से जो आपकी किस्त आ गई, ये आ गई किस्त, ये आपकी किस्त आ गई भैया, किस्त आपकी जो आ गई 1331 रुपये, वो किस्त है या इंस्टॉलमेंट आ गई है आपकी।
इंस्टॉलमेंट आपकी आ गई 1331 रुपये। अगर आपको अमाउंट पूछा होता तो यही इसका 3 गुणा कर देते तो आप अमाउंट आ जाता है, 1331 का 3 गुणा अमाउंट आ जाता। तब बोला है जो प्रिंसिपल कितना है, 3310 की वैल्यू 16,550 है, तो एक की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आपसे प्रत्येक किस्त पूछी गई थी और किस्त का मान 1331 है, तो गुणे 1331 आप कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 5 1 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 5 1 5 1 6। जो प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा वो 6655 रुपये आ जाएगा, और विकल्प सी आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यक्स और वाई की गतियों का अनुपात 5:6 है। यदि 1200 किलोमीटर की एक दौड़ में वाई यक्स को 70 मीटर की रियायत देता है, 1200 मीटर की एक दौड़ है, वाई यहाँ पर है और यक्स यहाँ पर है, इसको कहता है भैया तुम मुझसे 70 मीटर आगे भाग जाओ। वाई कहता है डिग 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 डिग, यक्स को 70 मीटर आगे कर देता है और कहता है मैं तुम्हें पकड़ लूँगा या तुमसे जल्दी पहुँच जाऊँगा, और टोटल रेस कितनी है यहाँ से, अब बचा 1130 मीटर, यहाँ पर पहुंचना है। तो वाई ने एक्स को 70 मीटर आगे कर दिया, और इनकी जो चाल का अनुपात था एक्स और वाई की 5:6 था। एक्स की चाल जो थी 5 थी और वाई की चाल 6 थी। अब देखिए टोटल दूरी जो थी 1200 मीटर की, और 1200 मीटर की टोटल दूरी तय करने में वाई को कितना समय लगेगा, वाई का जो टाइम आएगा 1200 मीटर दूरी तय करने में, दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल से चाल 6, तो 200 सेकेंड आपका आ गया वाई को 1200 मीटर दूरी तय करना। यहाँ से y की जो समय आ गया उसने 200 सेकंड ले लिया। अब यक्स यही 200 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, यक्स अगर आप देखोगे यक्स डिस्टेंस कितना तय करेगा 200 सेकंड में, 200 गुणे 5, 1000 मीटर डिस्टेंस यक्स ने तय की। अब क्या सिनेरियो बनेगा इनका, जो है यहाँ से 70 मीटर की रियायत दिया था, y यहाँ पर पहुँच गया, टोटल 1200 मीटर की दौड़ थी, 1200 मीटर की, y यहाँ पर पहुँच गया है, यक्स यहाँ था, तो अब यक्स ने उतने ही समय में 1000 मीटर और दूरी तय की, यक्स ने यहाँ तक आ गया और टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक 1000 मीटर तय की। अब यक्स ने टोटल कितनी दूरी तय की, 1070 मीटर दूरी यक्स ने टोटल तय कर ली है, तो बचा 1200 में से 1070, 130 मीटर की दूरी यक्स को अभी और तय करनी है, तभी वाई के बराबर पहुँचेगा। और बोला है कौन किसको कितने मीटर दूरी से हराएगा, कौन जीतेगा। तो 130 मीटर की अंतर से देखिए वाई यक्स को हरा देता है या वाई जीत जाता है 130 मीटर की अंतर की दूरी से, जो कि विकल्प सी आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 9 महीने पहले त्रिषा की आयु ऋषभ की आयु का 3 गुनी थी। 9 महीने पहले जो त्रिषा की आयु थी वो ऋषभ की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुनी तो अब भी होगी त्रिषा की आयु ऋषभ की आयु की, ऋषभ की अगर एक्स तो त्रिषा की आयु 3 गुनी अब भी होगी, लेकिन 9 महीने पहले, तो 9 महीने बाद उनकी आयु में 9 महीने जुड़ जाएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9। अब बोला है यवन ऋषभ से 4 वर्ष छोटा है, यवन जो है 4 वर्ष छोड़ा, एक्स प्लस 9 माइनस 4, यहाँ से यवन का आ जाएगा एक्स प्लस 5, वर्तमान आयु आ गई तीनों की। आज से 25 माह बाद यवन की आयु का 20 गुना, यवन का एक्स प्लस 5 प्लस 25 और इसका 20 गुना त्रिषा की आयु के 9 गुने के बराबर था, यहाँ से आ जाएगा 20x, 25 प्लस 5 30 गुणे 20 करेंगे 600, बराबर हो जाएगा 9 त्रिक 27x प्लस 34 में गुणा 9 करेंगे 9 त्रिक 27 9 36 306, यहाँ से 7x की वैल्यू 294 आ गई और x की वैल्यू 7 चौक 28 7 दूनी 14 42, x का मान 42 महीने आ गया। तो उनके वर्तमान आयु का योग पूछा है कितना होगा, और आपसे महीने में नहीं दिए गए साल में दिए गए, तो 3 गुणे 42 प्लस 9, यहाँ से 42 प्लस 9 जो कि 51 मंथ हो जाएगा, यहाँ से 42 प्लस 5 जो कि 47 महीने हो जाएगा, और ये टोटल आ जाएगा 42 देंगे 126 126 4 30 135 महीने। अब तीनों की आयु को एक पूछा है, 135 महीने प्लस 51 महीने प्लस 47 महीने, यहाँ से आ जाएगा 7 1 8 5 13 5 4 9 3 12 1 13 1 1 2। अब ये महीने में आ गए, लेकिन साल में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से भाग देंगे, जब 12 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 19 साल 5 महीने,
19 साल 5 महीने तीनों की आयु का योग होगा, और जो कि हमारा विकल्प सी एकदम सही है। फिर आज का अगला क्वेश्चन बोला है, एक एक्सप्रेस ट्रेन एल लंबाई वाली एक सुरंग ए बी तक पहुंचती है। एल लंबाई की एक सुरंग ए बी है, एक एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ तक पहुंच गई, ये सुरंग है ए बी। ट्रेन यहाँ तक अभी पहुंची, ये मान लीजिए हमने ट्रेन बना लिया, ये देखिए ये ट्रेन आ गई जो छुक 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 करके एक सुरंग अभी ए बी के मुहाने तक पहुंची, ए के मुहाने तक पहुंची, अभी सुरंग में हली नहीं है। फिर बोला गया जो प्रवेश द्वार से मापी गई सुरंग की दूरी का 7/15 है। एक बिल्ली एक बिंदु पर सुरंग के अंदर है। हमने मान लिया जो बिल्ली है यहाँ पर है, एक सुरंग के अंदर है, कैट यहाँ पर बैठी है, बिल्ली बिल्ली बैठी है यहाँ पर, ये बिल्ली हो गई, ये बिल्ली यहाँ पर बैठी है जो सुरंग के अंदर एक बिंदु पर है, और जो प्रवेश द्वार से मापी गई दूरी का 7/15 है। प्रवेश द्वार से मापी गई दूरी का 7/15 है। टोटल दूरी तो 15 है, लेकिन प्रवेश द्वार से कुल दूरी का 7 है, मतलब यहाँ से ये 7 मीटर दूर है, हमने मीटर में इसको मान लिया, 7 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब बोला है उसके आगे, सुरंग में प्रवेश करने पर एक्सप्रेस ट्रेन सीटी मारती है। जब अब ट्रेन यहाँ से आ गई, सुरंग में प्रवेश करने वाली, तो पों से अपना हार्न बजा देती है, सीटी मार दी, और बिल्ली तुरंत उसी दिशा में दौड़ती है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। दोनों एक्सप्रेस ट्रेन बिल्ली एक ही समय पर बाहर निकलने के बिंदु तक पहुँचते हैं। समय उनका सेम है। जब समय सेम है तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम का, और जब समय सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के, या डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड के, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, तो बोला है कितने प्रतिशत से ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में अधिक होगी। ट्रेन की गति तो डिस्टेंस डायरेक्ट स्पीड के प्रोपोर्शनल होगी। ट्रेन कितनी दूरी यहाँ पर तय करेगा, आप बोलेंगे टोटल 15 थी, तो इसको बाहर निकलने की ट्रेन टोटल 15 दूरी तय करेगा, और कैट को यहाँ से 7 बैठी थी, 8 बची, शेष दूरी है 8 बची, तो कैट को 8 दूरी तय करनी पड़ेगी। और डिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है स्पीड के, तो स्पीड भी आ जाएगा 15/8। तो ट्रेन कितनी तेज़ी से चल रही है यहाँ पर 7, 8 7 15/8 पे, बिल्ली की स्पीड 8 पे, तो गुणे 100। यहाँ से जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 87.5% स्पीड ट्रेन की तेज है, और यही विकल्प भी आपका एकदम सही होता है। रोज़ सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुँचता है। ये रविंद्र का घर हो गया, यहाँ से रविंद्र 8:30 बजे निकला, 8 बजे निकला 8 AM पर, और 9:30 बजे पहुँचा भैया। टोटल कितने समय लग गए, 1.5 घंटे, 1.5 आवर लग गए। हमने जो टोटल डिस्टेंस माना, टोटल डिस्टेंस ऐसे माना जो 1.5 से कट जाए, तो 1.5 से कटने का मतलब 30 हमने टोटल किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मान लिया। तो यहाँ से स्पीड जो आ जाएगी डिस्टेंस बटे टाइम 1.5, 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। उसकी वास्तविक चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तभी वो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 1.5 घंटे लगते थे। अब बोला है लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर, अगर सामान्य गति 20 थी तो इसकी 3/4, 15 किलोमीटर की प्रति गति पर अगर वह टोटल दूरी का 1/3 दूरी तय करती, 1/3 मतलब 10 दूरी तय करती, 10 किलोमीटर की दूरी वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती, तो उसको कितना समय लगता है। तो यहाँ पर अब लगने वाला समय जो हो जाएगा वो 10/15, इसको मिनट बदलेंगे 60, 15 चौका 60, 40 मिनट। यहाँ से यहाँ तक तो 40 मिनट लगते, अब यहाँ तक कितना मिनट बचा, 50 मिनट बचा है, 50 मिनट यहाँ तक बचा है। और डिस्टेंस कितनी बची, 10 दूरी तय की थी तो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है अभी यहाँ तक। तो यही 20 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करने के लिए उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड तो इसको घंटे में बदलेंगे तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब बोला जो नई स्पीड आई है ये ओरिजिनल स्पीड का कितना है, तो ओरिजिनल स्पीड का ये कितना होगा, तो यक्स हमने मान लिया, ओरिजिनल स्पीड 20 का यक्स मान लिए बराबर 24, यहाँ से यक्स का मान आ गया 4 5 20, 4 6 24, 6/5 हो जाएगी ओरिजिनल स्पीड का, जो कि विकल्प सी आपका एकदम सही है। ये मेथड नंबर 1 हो गया आपका। अब यहाँ से हम मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 1 आपका ये हो गया। अब मेथड नंबर 2 इसको हम करने के लिए हम जानते हैं जो टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर
वो डिस्टेंस अपान स्पीड का होता है, और इसी से हम अपना उत्तर लाएंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड, क्योंकि उसको एक निश्चित टाइम 1.5 घंटे का लग रहा है इसी से। तो बोला है लेकिन सामान्य गति की 3/4 की गति पर 1/3 दूरी तय की। 1/3 दूरी तय करता है डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस को हमने डी से डिनोट करेंगे और स्पीड को एस से डिनोट करेंगे। 1/3 दूरी तो d/3 दूरी तय की उसने, और कितनी चाल से, 3/4 की चाल से, 3/4 की स्पीड से। अब प्लस टोटल समय उसको लगता था, टोटल समय जो लगेगा, अब बचा है जो शेष दूरी 2d/3 दूरी, वो ओरिजिनल चार्ज से तय करता है, मतलब यस से, तो उसको जो टोटल समय 1.5 घंटे लगा था, और समय बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड, तो डी अपान स्पीड हमने लिख दिया। अब यहाँ से 4d/9 स्पीड प्लस 2d/3 स्पीड, और यहाँ से आ गए डिस्टेंस अपान स्पीड। डिस्टेंस अपान स्पीड, और यहाँ से यक्स कितने गुना था, तो हमने इसको यक्स गुना मान लिया। यक्स गुना पूछा था ना, बोला था कार्य, तो रविंद्र अपनी सामान्य गति से 3 जो गति उसकी आई थी 5 आई थी ना, हाँ 5 यक्स, तो सामान्य गति से कितने गुना, तो यस स्पीड था इसका, जो सामान्य गति यस थी, यस के कितने गुना, हमने यक्स गुना मान लिए, तो यहाँ पर 3 यस यक्स हो गया, तो डी एस यहाँ पर भी कट गया, तो 4/9, जब इधर चला जाएगा तो 1 - 4/9, ये आ जाएगा 2/3 यस। जब इसको हल करेंगे, 9 में से 4 गया तो 5/9, और ये आपका आ जाएगा 2/3 यस। 3 यक्स के कितना गुना था, तो गुना हमने यक्स माना, 3 यक्स के, 3 × 3 = 9, यहाँ से 6/5 गुना आ जाएगा, जो यक्स का मान आ जाएगा, और यही 6/5 गुना, यही आपका उत्तर आ जाएगा 6/5 गुना। तो कुछ नहीं करना था, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड, उसने 1/3 दूरी जो था, डिस्टेंस को डी से माना हमने और स्पीड को एक्स, 1/3 दूरी तय की, और उसे ओरिजिनल स्पीड का 3/4 स्पीड से 3/4 स्पीड। अब शेष दूरी 2/3 डी दूरी बची, जब इसमें से 1 घटाएंगे, और उसको मूल स्पीड से कितने गुना स्पीड से तय करता है, तो हमने मान लिया यक्स गुना, यस यक्स हो गया, बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड टाइम आ गया। डिस्टेंस अपान स्पीड इन दोनों में से कॉमन लेकर काट दिए, तो यहाँ से बचा 4/9, और बराबर 2/3 यक्स बराबर 1, यहाँ पर 1 बचता, इसको एक स्टेप और कर लीजिए आप, जो आएगा 4/9 बराबर प्लस 2/3 यक्स, और ये आपका आता है 1। अब यहाँ से 4/9 उधर चला गया, 1 - 4/9 बराबर 2/3 यक्स, यहाँ से 5/9, 9 में से 9 गुणे 1 करेंगे, -4 कर देंगे, तो 5/9 बराबर 2/3 यक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू 6/5 आ जाती, जो कि विकल्प आपका सी एकदम सही था। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन एकदम सही से हो जाएगा। बराबर √56 माइनस √56 डॉट इन्फिनिटी तक दिया गया, अनंत तक। तो कभी भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें अनंत तक श्रेणी दी गई हो, और जो आपकी गिनती दी गई है, संख्या दी गई है, अगर उनका 2 गुणनखंड बन रहा है, जैसे इसमें 8 और 7 का गुणनखंड बन रहा है, अगर उन गुणनखंडों में डिफरेंस 1 का हो, तो अगर माइनस दिया गया जो हमारा छोटा गुणनखंड होगा वही हमारा उत्तर होगा, तो यहाँ पर सबसे छोटा गुणनखंड 7 हो गया, और यही आपका 7 एकदम उत्तर होगा। ये तो इसकी ट्रिक हो गई, मेथड नंबर 1, और बेस्ट ट्रिक हो गई, जो इसमें सबसे छोटा गुणनखंड में होगा, डिफरेंस 1 आए तो आपका माइनस में उत्तर हो जाएगा, अगर प्लस है तो बड़ा होगा, वो वाला उत्तर हो जाएगा। अब इसको मेथड नंबर 2 से, और जिसको बेसिक मेथड से कहते हैं, उसको कैसे करते हैं देखिए। हमने माना यक्स बराबर √56 माइनस √56 डॉट इन्फिनिटी तक, तो यहाँ से यक्स बराबर हो जाएगा आपका √56, और ये वाला टर्म आपका x हो गया -x, तो यहाँ से स्क्वायर यक्स स्क्वायर, और -x इधर आ जाएगा, प्लस x, -56 बराबर 0, यहाँ से जो गुणनखंड होगा x -7, और x + 8 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 7 आपका आ जाएगा, जो कि आपका एकदम सही उत्तर होगा। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस चैनल को आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि आपने क्वेश्चनों का लेवल देखा है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपको लेवल बताए जा रहे हैं वो हार्ड से लेकर इजी लेवल तक है, जो कि आप और किसी की प्रैक्टिस सेट में इतने अच्छे क्वेश्चनों का लेवल नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसलिए आप इस सीरीज को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए इस वीडियो को। जय हिंद।